हकीम सईद ग्राउंड में 12 मई को कौन जलसा करेगा? बात जबान से गिरेबान तक पहुंच गई। रात गए पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम, एक दूसरे पर पथराव, गोलियां चल गई, पीटीआई का कैंप जला दिया गया। पीपल्स पार्टी की गाड़ियां नजर आतिश, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, पुलिस एहलकार भी जान बचाकर भाग निकले। खिलाड़ी है नहीं नहीं जियाला है, ये जख्मी हमारा है। कराची में लाशों के बाद जख्मियों की सियासत शुरू हो गई। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर पीपल्स पार्टी के हमले की मजम्मत, सिंध हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ वालों ने हमारे जख्मी को अपना बनाकर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। पीपल्स पार्टी का इल्जाम, ऐसे धरने वरने जो है ना वो कैपिटल में होते हैं, धरना देकर बैठे रहेंगे, उनको औकाती होना पड़ेगा। ये सिंध गवर्नमेंट है जिसने सबको सीधा कर दिया है। शहला रजा का भी जारहाना अंदाज, कहती हैं जो करना है कर लो, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। इमरान खान कराची के हालात बिगाड़ना चाहते हैं, वजीर आला सिंध का इल्जाम। ये जो है ना चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि अब हम आपको केपी में जलसा नहीं करने देंगे और पता नहीं क्या उन्होंने कहा है। वो जबान तो मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहूंगा, सुनना भी नहीं चाहूंगा। सईद गनी नशे में धुत नजमी आलम, वो अपने गुंडों को लाके हमारी बहनों और माओं के साथ इस तरह का यहाँ तोड़ फोड़ उनके सामने करेंगे। FIR में काटूंगा आसिफ अली जरदारी तुम्हारे ऊपर, बिलावल जरदारी के ऊपर। पीपल्स पार्टी का अकरम टुनारी पीटीआई को असलहा दिखा रहा था। तहरीक इंसाफ के कैंप पर पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला किया, गोलियां बरसाई, पुलिस भी मिली हुई है। अली जैदी के इल्जामात, पीटीआई वाले पहले बदतमीजी करते रहे फिर पथराव किया। सईद गनी का अदालती तहकीकात का मुतालिबा, कहा पीटीआई दूसरी MQM बनना चाहती है, किसी को MQM की तर्ज सियासत इख्तियार नहीं करने देंगे। मैं कहता हूं कि ना पीपल्स पार्टी यहाँ जलसा करे, ना हम ये जलसा करें। यहाँ लड़ाई ना करें, जल्द से ही मंसूख कर दें। तहरीक इंसाफ के फैसल वावड़ा ने दोनों पार्टियों को नया मशवरा दे दिया। MQM पाकिस्तान ने भी सालिसी की पेशकश कर डाली। मेरी तरफ से, मेरी जमात की तरफ से अगर किसी ताउन की जरूरत है, पूरे मामले में सालिसी का किरदार अदा करने के लिए हम हाजिर हैं। रमजान ट्रांसमिशन और मॉर्निंग शोज के ज़ाब्ता खिलाफ पर अमल दरामद का मामला। पैमरा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रमजान ट्रांसमिशन के हवाले से गाइडलाइन पेश कर दी। इस रमजान में किसी चैनल पर कोई नीलाम घर और सर्कस नहीं होगा। हर चैनल के लिए 5 वक्त की अजान नशर करना लाजिम होगा। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के रिमार्क्स, ऐसे चलना है तो पाकिस्तान के नाम से इस्लामी जमहूरिया हटा दें। PIA को बर्बाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का साबिक मुशीर हवाबाजी शुजात अजीम का नाम ECL में डालने का हुक्म। PIA की निचकारी से मुताल्लिक अस्को नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत ने CEO समेत 8 अहम अफराद की तैनाती पर जवाब मांग लिया। तमाम साबिक MD से 15 रोज में जवाब तलब। मेयर साहब, आपने कुछ वादे किए हैं, उन पर अमल करें। सिंध हाई कोर्ट में वाटर कमीशन की समाअत, एम्प्रेस मार्केट में नाले पर मलबा डालने पर कमीशन बरहम, मलबा हटाकर नाला साफ करने का हुक्म। सदर और दीगर इलाकों से फुटपाथों से तजावुजात और मलबा हटाने का हुक्म। 3 नालों का सीवरेज समंदर में गिराया जा रहा है। सारा शहर समंदर पर तफरी के लिए आता है और आपने गंदगी का ढेर लगा दिया है। वाटर कमीशन साहिल समंदर पर गंदगी पर भी बरहम। अमरीकी सदर आज रात ईरान के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। ट्रंप ने ईरान से किया गया एटमी मुआहिदा खत्म करने की धमकी दे रखी है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ कहते हैं अगर अमरीका ने गलत फैसला किया तो उसे ईरान के रद्द अमल का सामना करना होगा। अमरीकी रियासत हवाई में आतिश फिशा से लावे का अखराज जारी, 35 मकानात तबाह, हजारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। और सुपर कबड्डी लीग के सुपर मुकाबले, इवेंट में आज क्वार्टर फाइनल मैचेस खेले जाएंगे। कराची जोरावर और कश्मीर जांबाज, गवादर बहादुर्स और फैसलाबाद शेर दिल टकराएंगे। पेशावर हैदर्स और साहिवाल बुल्स भी 2-2 हाथ करने को तैयार। गुजरात वॉरियर्स और मुल्तान सिकंदर्स में पंजा आजमाई होगी।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे कराची का, जहां तशद्दुद की सियासत एक बार फिर लौट आई है। कराची में गुलशन इकबाल के हकीम सईद ग्राउंड में जलसा करने की जंग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान गुत्थम गुत्था हुए। दोनों पार्टियों में तसादुम से कई कारकुन जख्मी हो गए। हंगामा राई और जलाओ घेराव, पथराव, लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग के सबब यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल रहा। सलमान अहमद की रिपोर्ट। एक तरफ खिलाड़ी तो दूसरी तरफ जाले। कराची में गुलशन इकबाल का हकीम सईद ग्राउंड बना मैदान जंग, पथराव, कैंप पर हमले और जलाओ घिराव। मामला शुरू हुआ एक दूसरे पर नारेबाजी से। देखते ही देखते पथराव किया। जियालों ने ग्राउंड में लगे तहरीक इंसाफ के कैंप और मोटरसाइकिलों को आग लगाई, तो खिलाड़ी भी पीछे न रहे और ट्रक नजरे आतिश कर दिया। हकीम सईद ग्राउंड 2 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। पुलिस ने ताखीर से पहुंचने की रिवायत बरकरार रखी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी एक दूसरे को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। तसादुम के बाद ग्राउंड से कैंप्स उठा दिए गए। हकीम सईद ग्राउंड में किसका जलसा होगा, इसका फैसला कमिश्नर कराची के दफ्तर में होगा। हकीम सईद ग्राउंड, गुलशन इकबाल, कराची में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव होता रहा। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपस में लड़ते रहे, मगर आधे किलोमीटर के फासले पर थाना होने के बावजूद पुलिस नहीं आई। जो थी वो भी भाग गई। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल कहते हैं कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हकीम सईद ग्राउंड कराची में तसादुम, लेकिन आधे किलोमीटर के फासले पर थाना होने के बावजूद पुलिस नहीं आई। जो अहलकार मौजूद थे वो भी भाग गए। वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल बोले, पुलिस का काम तो बिगड़ी हुई सूरत हाल को कंट्रोल करना होता है। पुलिस अगर यहाँ से गायब हुई है, जो आप मीडिया वाले कंटिन्यूसली कह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा कि वहाँ पे इतनी सूरत हाल बिगड़ी तो पुलिस क्या कर रही थी, ये प्रॉपर इंक्वायरी होगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा। सुहेल अनवर सियाल के मुताबिक तसादुम से पहले डीएसपी और 2 थानेदार वहाँ मौजूद थे। मुझे पुलिस ने जो इनिशियल रिपोर्ट दी है, उन्होंने ये कहा कि अनआर्म्ड थे। अब इस पे भी जो है, इस पे इंक्वायरी होगी, हर चीज का पता चलेगा। वजीर दाखिला सिंध कहते हैं, कराची में बड़ी मुश्किलों से अमन को बहाल किया है, किसी को उसे खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। एक तरफ तीर तो दूसरी तरफ बल्ला। तसादुम के बाद पीपी और पीटीआई में जबानी जंग छिड़ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं तहरीक इंसाफ और एमकेएम के एजेंडे पर काम कर रही है। पीटीआई रहनुमा अली जैदी भी पीछे न रहे, बोले पुलिस पीपल्स पार्टी वालों के साथ मिली हुई थी। बंदी के तहत सब कुछ हुआ है। गुंडागर्दी पीटीआई ने की, उनके लीडर्स ने की। सईद गनी नशे में धुत नजमी आलम, वो अपने गुंडों को लाके हमारी बहनों और माओं के साथ इस तरह का यहाँ तोड़ फोड़ उनके सामने करेंगे। जिन लोगों ने हंगामाराई की है उसमें पीटीआई के लोग भी थे, उसमें एमक्यूएम के लोग भी। इनके पास गैंग वॉर के लोग थे। अकरम सुनारी पिस्तौलें दिखा रहा था। सब एडमिट कर रहे थे कि हमसे गलती हुई है, हमने कोई परमिशन नहीं ली, मानते थे सब। पूरा कैंप जला दिया, हमारी चीजें चोरी की, फायरिंग हो रही थी इधर। पीटीआई हालात को खराब करना चाहती है, ये कराची की एक दूसरी एमक्यूएम बनना चाहती है। FIR में काटूंगा आसिफ अली जरदारी तुम्हारे ऊपर, बिलावल जरदारी के ऊपर, सीएम मुराद शाह तुम्हारे ऊपर। उनको FIR कटवाने का शौक है, बिल्कुल कटवाएं, हम भी FIR कटवा रहे हैं। आज के बाद अगर KPK में पीपल्स पार्टी ने जलसा कर दिया तो आप फिर मेरे मुंह पे थूक देना। 12 मई को शहीद हकीम सईद ग्राउंड कराची में जलसा कौन करेगा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने समा से गुफ्तगू में साफ साफ बता दिया। कहा कानूनी तौर पर जिसके पास इजाजतनामा होगा जलसा उसी का होगा। ये भी कहा तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को मुल्क में कहीं भी जलसा करने से नहीं रोक सकती। 12 मई को हकीम सईद ग्राउंड कराची में जलसा कौन करेगा, समा से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने साफ साफ बता दिया। कहा किसी को शहर का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब चाहे जहाँ चाहे जलसा कर सकती है, लेकिन कानून के मुताबिक को कानूनी तौर पे इजाजत है, उसका जलसा होगा। शहर के हालात जो है, जो आज इधर हुआ है, इसको लोकलाइज इधर ही खत्म करेंगे। एक सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में जलसे से रोकना तहरीक इंसाफ की भूल है। ये जो है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि अब हम आपको KP में जलसा नहीं करने देंगे और पता नहीं क्या उन्होंने कहा है,
ये पीपल्स पार्टी को कहीं भी जलसा करने से नहीं रोक सकते और हम भी इन्हें नहीं रोकेंगे कहीं भी जलसा करने से। वजीर आला सिंध ने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में तसादुम को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उनका कहना था, देखना होगा कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा कहती हैं कि इमरान खान कराची में फसाद फैलाना चाहते हैं, अपने लोगों को नकेल डालें। पीपल्स पार्टी सबको सीधा करना जानती है, पीटीआई धरने की धमकी ना दे, जो कर सकती है कर ले। इमरान बहुत अरसे से कराची में फसाद की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि सिंधी पुलिस पख्तूनों को मारती है, फिर उन्होंने कहा कि उर्दू बोलने वालों के शहर पे सिंधियों का कब्जा है। ये जबान वो जो कर रहे हैं वो इस तरह से अपना रास्ता नहीं ले सकते। वो वक्त भी चला गया जब 4 लोगों के साथ वो लॉकडाउन कर रहे थे किसी की भाषा में। उनको औकाती होना पड़ेगा। ये सिंध गवर्नमेंट है जिसने सबको सीधा कर दिया है। ये मेरी तरफ से उनको मैसेज कर दे। अगर कहीं से कोई हरकत होगी तो ये थोड़ी है कि हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं। हुआ होगा तो पीपल्स पार्टी ने काम किया। पीपल्स पार्टी कभी खुद पहल नहीं करती। इमरान से कहें कि वो कराची में मौजूद है, नकेल डालें अपने लोगों को। अली जैदी साहब का भी खुद फोन आया, उनको हमने समझाया कि भाई अगर आप चाहते थे और आपने दरखास्त लिख के जेब में रखी रही तो हमारी क्या गलती है। हम तो फैसला, हमने तो एप्लीकेशन दे दी थी। उनसे कहें ऐसे धरने वरने जो है ना वो कैपिटल में होते हैं, धरना देकर बैठे रहेंगे। बिलावल हाउस के बहुत से रास्ते आने जाने, कर सको जो कर लो। इल्जामात तो लगते रहे मगर सुलह की कोशिशें भी होती रहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा ने हल पेश किया कि दोनों जमातें जलसा मुलतवी कर दें। जबकि वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल कहते हैं कि फैसला तो कानून के मुताबिक होगा। दोनों ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। सुहेल साहब को मैंने अभी ये कहा है कि इसका हल अभी हम निकालेंगे और इसका हल मेरी नजर में एक है। वो हल ये है कि अगर हम लड़ाई करेंगे, तुम करोगे, मैं करूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, तुम छोटे हो जाओगे, इससे बालातर होकर हमें करना है। तशद्दुद और खून रेजी को दूर करना है। कोई चौथा आदमी इसका फायदा उठाकर इस पूरे शहर को आग में ना तब्दील कर दे। तो मैं ये कहता हूं कि ना पीपल्स पार्टी यहाँ जलसा करे ना हम ये जलसा करें यहाँ, और हम दोनों अपनी जगह करें। फैसला जो है बाद में बैलेंस फैसला है। इस चीज में अभी मैं कोई स्टेटमेंट ऐसी कोई नहीं दे रहा कि हम, मेरी तरफ से प्रपोजल है, ये इनका प्रपोजल है, लेकिन हम लीगल फ्रेमवर्क में जाएंगे कि अगर पीपीपी के पास एनओसी है तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन जो कानून पे है उस चीज को हम खड़ा करेंगे। कराची में गुज़श्ता रात पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में झड़प के बाद आज हकीम सईद ग्राउंड में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। वहां पर क्या सूरत हाल है जानते हैं हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज। हकीम सईद ग्राउंड में मौजूद हैं, जबकि डीसी ऑफिस के बाहर खुर्शीद आलम भी मौजूद हैं। शफकत, पहले आपसे जानना चाहेंगे आज सुबह से यहाँ के मामलात कैसे रहे? पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल रमीज, रात गए जो हकीम सईद ग्राउंड और यूनिवर्सिटी रोड पर जो पुरशद्दुद वाक़यात हुए बाद रेंजर्स और पुलिस ने जो है हकीम सईद ग्राउंड का कंट्रोल संभाल लिया और अभी भी आप देख सकते हैं कि ग्राउंड के चारों तरफ पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर किसी भी पीटीआई या पीपल्स पार्टी के कारकुन को अभी आने की जरूरत नहीं है। रात गए ही दोनों पार्टियों के जो कैंप थे वो भी यहाँ से उखाड़ दिए गए थे पुलिस की जानिब से और किसी कारकुन को जो है वो यहाँ पर अभी आने की इजाज़त नहीं है। तमाम तर इलाके की जो सूरत हाल है वो इस वक्त मामूल के मुताबिक है। आसपास की जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं क्योंकि रात गए जो है यहाँ पर कुछ होटल्स थे जो बंद करा दिए गए थे और उसके बाद आज सुबह जो है सब कुछ मामूल के मुताबिक है। इंसानी ये कहना है कि जो भी कानून के मुताबिक फैसला होगा, जिस पार्टी को इजाज़त मिलेगी वही पार्टी यहाँ पर जलसा करेगी। उससे पहले कोई शख्स जो है वो सियासी कारकुन चाहे पीपल्स पार्टी को या पीटीआई का वो यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। जब तक सूरत हाल जो है कशीदा रहेगी तब तक यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स यहाँ पर तैनात रहेगी और इस वक्त जो है मैदान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। दोनों पार्टी के जो कैंप है वो भी यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं। जी रमीश, दोनों पार्टीज के कैंप्स यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं। शफकत, आप हमारे साथ ही रहिए। जलसे की इजाजत किसको मिलेगी? फैसला डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में होगा। दोनों जमातों ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के ऑफिस में मुलाकात का ऐलान किया था। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं, क्या पेशरफ्त हो रही है, खुर्शीद आलम से मजीद जानेंगे। खुर्शीद आलम, बताइएगा, कोई आया है दोनों जानिब से बात करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त इंतजार है तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी की जानिब से कि उनके लोग यहाँ पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर शर्की अफजल जैदी से मुलाकात करें। लेकिन ताज़ा इत्तलात के मुताबिक खुर्रमशेर जमान ने इस बात की तस्दीक की है कि वो यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि उनका ये कहना था कि वो कमिश्नर ऑफिस जाकर के कमिश्नर कराची से मुलाकात करेंगे पीटीआई के एक वफ्द के साथ। जबकि पीपल्स पार्टी के जराये का ये कहना है कि वो यहाँ
डीसी ईस्ट ऑफिस आएंगे, लेकिन कौन से रहनुमा आएंगे और कब तक आएंगे इस बारे में नहीं बताया गया। इब्तदाई तौर पर 11 बजे का टाइम तय था, लेकिन डीसी ईस्ट ऑफिस में ये बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर ईस्ट भी अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है, किसी ज़रूरी इजलास के सिलसिले में वो दफ्तर से बाहर मौजूद हैं। इसके अलावा जब वो आएंगे तो उसके बाद ही अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन खुर्रमशेर जमान रुकन सिंध असेंबली PTI उन्होंने तस्दीक की है कि वो कमिश्नर ऑफिस जाएंगे अपने वफ्द के साथ। जी ठीक है, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर भी अपने ऑफिस में नहीं है और इस जगह पर फैसला होगा कि जलसा करना किसको है, किसको इजाज़त मिलेगी। शफकत अजीज और खुर्शीद आलम, आप दोनों ने आगाह किया, आप दोनों का शुक्रिया। कराची में 12 मई को किसका जलसा होगा, फैसला कुछ देर में हो जाएगा, लेकिन कराची के अवाम कहते हैं दोनों पार्टियां आराम से रहें, लड़ाई से गुरेज करें, जिसको इजाजत मिले वो जलसा कर ले। आपस में हो गए, दोनों को चाहिए कि आराम से रहें, अपना जलसा जो मौके पर आवाम को पहुँचाएं। ये आपस में लगाई थी, कोई फायदा तो नहीं है। 12 मई याद आ गया मेरे तो, ये तो पुलिस ने गंजे से बचा लिया, मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता। पीपल्स पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि पहले उनको मिली है इजाज़त, उनको करना चाहिए। 12 मई को ये इमरान खान का होना चाहिए जलसा, क्योंकि ये नया है, पहले सबने हुकूमत कर चुके हैं, अब ये नया इसका होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम ने अली जैदी पर हत्या इज्जत का दावा करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मीडिया वाले मेरा मुंह सूंघ कर बताएं कि क्या शराब की बू आ रही है, चाहे तो मेडिकल भी करा लें। मैं चाहता हूं कि सारे मीडिया के दोस्त मेरा मुंह सूंघ लें, मुझे देख लें कि क्या मैं शराब के नशे में हूँ, मेरा मेडिकल करवा लिया जाए, वरना मैं कल अली जैदी पे हत्या इज्जत का दावा करूंगा। इतने क्योंकि मैं आपके सामने हूँ, सब मेरा मुंह सूंघ सकते हैं कि मैंने कोई शराब पी हुई है या मेरे पास से शराब की स्मेल आ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जावेद भाई ने बात की है, ये 12 मई की उस याद को सबोताज करने आए थे और किसी और के इंटरेस्ट में आए। कराची में पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों में तसादुम हुआ। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के जख्मी कारकुनान की तस्वीर शेयर करके अपना जाहिर करने की भरपूर कोशिश की गई। तबसरों और तनकीद का तूफान भी उमड़ आया। नजमी आलम शराब के नशे में धुत। कराची में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का तसादुम। सोशल मीडिया पर तनकीद और तबसरों की भरमार। एक दूसरे के जख्मी कारकुनों को अपना जाहिर करने की कोशिशें। दोनों जमातों के हामियों ने एक दूसरे के खिलाफ महाज संभाल लिया। मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया, दोनों जमातों का चेहरा सामने आ गया, वोट सोच समझ कर देना होगा। जुनेद फारूक ने लिखा, ये खुल्लम खुल्ला बदमाशी है, कोई मुल्क को लूट चुका, कोई लूटने की कोशिशें कर रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन ने सास बहू की लड़ाई भी करार दिया। दिलचस्प तबसरों और बयानात भी जारी। सोशल मीडिया सारिफीन ने अफसोस का इजहार करते हुए ये भी कहा कि कराची में काफी अरसे बाद अमन लौटा, अब फिर सियासी जमातों का तसादुम शुरू हो गया। आम खबर आपको दें, गुलशन इकबाल में हो रहा है दमादम मस्त कलंदर, अब वो बड़े तसादुम में तब्दील हो चुका है। एक पार्टी कह रही है कि उनके पास NOC थी, उसके बावजूद ये चीजें हुई हैं। मेरी बात सुने, क्या मुझे दीपर में लगा, मेरी बात सुने। इलीगल तरीके से किसी जगह पे कैंप लगा ले, दादागिरी नहीं चलेगी। कैंप को उखाड़ दिया गया है और आग लगा दी गई है। ये 12 मई से पहले 12 मई हो चुकी है। मेरे कपड़े फाड़ दिए पीपल्स पार्टी वालों ने। नजमी आलम शराब के नशे में धुत। मुझे देख लें कि क्या मैं शराब के नशे में हूँ। पीपल्स पार्टी ने जलसा कर दिया तो आप फिर मेरे मुंह पे थूक दे रहा। This is a warning to the Ali Zaidi that he should know about the ethics of the politics. बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अहम अदालती मामले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल फोन कार्ड रिचार्ज पर टैक्स वसूली का केस। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि 14 करोड़ मोबाइल सार्फिन पर टैक्स लागू ही नहीं होता है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, तो क्या रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से? देखिए रमीज, अदालत को आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि मोबाइल का जो 100 रुपये का रिचार्ज होता है उसके ऊपर
19.5% सेल्स टैक्स लागू होता है जो सूबे वसूल करते हैं, जबकि वफाकी हुकूमत 12.7% विदहोल्डर टैक्स वसूल करती है, जबकि 10% जो है वो मोबाइल कंपनीज अपने सर्विस चार्जेस रिसीव करती हैं। तो ये तकरीबन 42% टैक्स है जो 100 रुपये के कार्ड के ऊपर सारिफिन को देना पड़ता है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि टैक्स का कानून तो ये कहता है कि टैक्स उसी से वसूल किया जाए जिस पर लागू होता हो। सिर्फ 12 लाख लोग उन्होंने कहा मुल्क में टैक्स देते हैं, जबकि 14 करोड़ मोबाइल सारिफिन है, तो किस कानून की बुनियाद पर उनसे भी टैक्स लिया जा रहा है जो टैक्स देने के अहल ही नहीं है। उन्होंने मिसाल दी एक दिहाड़ीदार मजदूर की, कहा कि अगर वो अपने घर में राब्ता करता है तो वो तो टैक्स के किसी सूरत टैक्स स्लैब में आता ही नहीं है, उससे इतना टैक्स किस सूरत में काटा जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस कानून का भी जायजा लेंगे और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो तमाम सूबे हैं, चारों सूबे जो सेल्स टैक्स वसूल कर रहे हैं, उनसे भी जवाब तलब कर लिया है सेल टैक्स वसूली के मामले पर, जबकि वफाकी हुकूमत से विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर जवाब तलब किया है और तमाम मोबाइल कंपनी से भी जो सर्विस चार्जेस वो वसूल करती हैं, इस हवाले से 15 दिन के अंदर अंदर तफसीली जवाब अदालत ने तलब कर लिया है। शुक्रिया जुल्करनैन। समा के एंकर पर्सन को धमकियां और रॉन्ग वे पर आने का मामला, पुलिस ने जुनेद काकड़ और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है। बिलाल नसीर से मजीद तफसीलात लेंगे। बिलाल, आगे क्या मजीद कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, ये समा के एंकर पर्सन पर धमकियां इसने दी थी जुनेद काकड़ नाम के नौजवान ने, और अपने भाई के हमरा था और रॉन्ग वे भी आ रहा था और खुद को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का बेटा बताया था, जिस पर आज सुबह पुलिस ने कार्रवाई के अंदर डिफेंस से इन दोनों भाइयों को जो है वो हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। एसएसपी साउथ सरफराज नवाज कहते हैं कि नौजवानों के पास जो गाड़ी थी उस पर फैंसी नंबर प्लेट लगा हुआ था, उसको भी तहवील में ले ली है और अब इंतजार किया जा रहा है कि इनके खिलाफ कौन सी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर एंकर पर्सन चाहेंगे तो उनकी दफात उनके लिए मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, नहीं तो इनके खिलाफ फैंसी नंबर प्लेट और दीगर दफात के तहत जो है वो मुकदमात का इंदराज किया जाएगा और इन्हें फिर अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस हुकाम कहते हैं कि इनके वालिदैन से भी राब्ता कर लिया गया और उन्हें भी आगाही फराम कर दी गई है कि दोनों नौजवान पुलिस की तहवील में हैं और इन्होंने 3 रोज कबल जो है समा के एंकर पर्सन से बदतमीजी की थी, धमकियां दी थी और रॉन्ग वे आने का के मामले के बाद भी अपनी ढिठाई दिखाई थी, जिस पर इन्हें तहवील में ले लिया गया है। बिल्कुल, समा के एंकर पर्सन को धमकियां और रॉन्ग वे पर आने का ये मामला है। पुलिस ने जुनेद काकड़ और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है। बिलाल नसीर, आपने तफसीलात दी हैं, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको खबर दें, सिंध हाई कोर्ट में ड्रामाई सीन, महकमा पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों का ये मामला है। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली फरार हो गए हैं। नायब एहलकारों ने साबिक IG को गिरफ्तार करने के लिए तलाश शुरू कर दी है। इरफानुल हक से मजीद तफसीलात लेंगे। इरफान, बताइए मजीद। देखिए, महकमा पुलिस की करप्शन का एक स्कैंडल था। नैब ने एक रेफरेंस तैयार किया है साबिक IG गुलाम हैदर जमाली और दीगर जो आला अफसरान थे उनके खिलाफ, और ये तमाम इल्जामात की जद में आए हुए मुल्जिमान यानी साबिक IG गुलाम हैदर जमाली और दीगर मुल्जिमान ने सिंध हाईकोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। अबूरी जमानत की तौसीक की दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी। आज दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला सुनाया और तमाम मुल्जिमान की जमानत अबूरी जमानत मंसूख कर दी और जमानत की तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अदालत ने हुक्म दिया नैब हुकाम को कि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद हमने देखा कि फौरी तौर पर साबिक IG यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। ठीक है, नैब ने एहलकारों ने साबिक IG को गिरफ्तार करने के लिए तलाश शुरू कर दी है। इरफानुल हक, आपका शुक्रिया। मुल्क की हालात तल्ख होते जा रहे हैं। सियासी जमातों ने दानिशमंदी का मुजाहरा ना किया तो इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। लंदन से वापसी पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना था कि एहसन इकबाल पर फायरिंग और कराची में PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में झगड़ा काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तल्ख होती जा रही है। एहसन इकबाल पे जो हमला हुआ है बहुत बुरी बात है। जो कुछ कराची में हुआ है इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये तलखियाँ इसी तरह बढ़ी और खुदा न खास्ता किसी और जगह एक आधा छोटा मोटा हादसा या बड़ा हादसा हो गया तो खदशात हैं कि फिर इलेक्शन 1-2 महीने आगे भी जा सकते हैं। 5 साल जाती उम्रा तरस के लोग दरवाजा खोले तो अगर वो जलसे करने शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो कुछ उन्होंने किया उस पर अब जलसे तो करने का उनको हक है। पाकिस्तान के पास कर्जे अदा करने के पैसे नहीं है। निगरान हुकूमत बहुत बड़े बहरान में होगी। हमें शो मारने का शौक है। सागदार साहब अब आए ना, भुगते हैं आके। वजीर दाखिला एहसन इकबाल लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्हें गुज़श्ता रोज ICU से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। अब उनकी सेहत कैसी है, जान लेते हैं ज़ियाउर रहमान से। ज़िया, ये बताइएगा कि एहसन इकबाल की तबीयत अब कैसी है और कब तक उनको घर मुंतकिल किया जाएगा?
देखिए डॉक्टर जिनकी जो टीम है 5 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है, जो एहसन इकबाल के जो मौलजीन हैं उनमें से डॉक्टर महमूद से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल की जो सेहत है वो तेज़ी से बेहतर हो रही है। आज सुबह उन्होंने हल्की चहलकदमी भी की है और हल्की खुराक भी उन्होंने ली है, क्योंकि कल तक उनको सिर्फ एक लिक्विड दिया जा रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक जो मुलाकातें हैं हर किस्म की उनके ऊपर पाबंदी है, जो सिर्फ अहले खाना है वो उनसे थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं। डॉक्टर्स ने जो है एहसन इकबाल को ज़्यादा बोलने से भी मना किया है, इसलिए जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई है। यहाँ पे जो अरकान असम्बली आ रहे हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा और डॉक्टर्स के मुताबिक एहसन इकबाल को अभी मजीद 2 से 3 रोज तक अस्पताल में रखा जाएगा और 2 से 3 रोज के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। आज एहसन इकबाल ने हल्की खुराक भी ली है, नरम खुराक ली है और साथ हल्की चहलकदमी भी की है, जो कि डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे हालत में जरूरी होता है ताकि मरीज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेहतयाब हो। ठीक है जिया, आप हमारे साथ ही रहिए। वजीर दाखिला एहसन इकबाल जो कि सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं, डॉक्टर्स का अब ये बताना है कि उनको 2 से 3 रोज में घर मुंतकिल कर दिया जाएगा, जबकि 5 रुकनी बोर्ड एहसन इकबाल की सेहत को मॉनिटर कर रहा है। एहसन इकबाल को ICU से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी तबीयत में बेहतरी आ रही है और इसी वजह से डॉक्टर्स का ये बताना है कि 3 से 4 रोज में एहसन इकबाल को घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। उनकी तबीयत में अब पहले से बेहतरी आ रही है। अस्पताल में अपने कमरे में उन्होंने चहलकदमी भी करके देखी है और उनसे रिश्तेदार भी मिलने आ रहे हैं और जो दीगर उनके पार्टी रहनुमा हैं वो भी उनसे गाहे बागाहे मुलाकात करने आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको किसी से भी ज़्यादा बात करने से मना किया है। और नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन पर वार कहते हैं हमारा मुकाबला इमरान या जरदारी से नहीं उनसे है जिनसे वो डिक्टेशन लेते हैं। इलेक्शन में एम्पायर नहीं अवाम का अंगूठा चलेगा। इमरान खान साहब, ये चोर दरवाजे से तुम्हारी एंट्री इंशाल्लाह ये कौम रोकेगी। ये ऊपर वालों के नीचे लग के क्यों चुपते हो? जो कहता था मैं तो सरदारी को कभी हाथ ही नहीं मिला सकता, अब तो हाथ नहीं दिल भी मिला रहे हो तुम सरदारी से। ताहिरुल कादरी साहब ने लाहौर में जलसा किया, इमरान खान का बयान आया कि मैं उस जलसे में नहीं आऊंगा जहां जरदारी आएगा। जलसे में जरदारी भी आया और फिर इमरान भी आया। ये क्या मुनाफकत है भाई, क्या मुनाफकत है? ये अंपायर की बात करते हैं भाई, हम अंपायर नहीं, ये जो मेरे सामने बैठे इनका अंगूठा चलेगा, अंगूठा। इमरान खान, अब तो हमारा तुम्हारा मुकाबला ही नहीं है। सरदारी साहब, आपके साथ भी हमारा मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला आपके ऊपर वालों से है, ऊपर वालों से, ऊपर वालों से, जहाँ से तुम डिक्टेशन लेते हो, डिक्टेशन, जहाँ से तुम हुक्म लेते हो। जेहलम में मुस्लिम लीग नून के जलसे के दौरान दगाबाज माइक और जुल्फों ने नवाज शरीफ को परेशान किए रखा। सर झाड़ है मगर लबों से झड़ रहा खूब प्यार है। इतनी बिखरी जुल्फें कि साबिक वजीर आजम को भी जेहलम जलसे के दौरान एहसास रहा। जुल्फे परेशान को जुल्फे रसा करने की कोशिश भी करते रहे, मगर शायद हवा मियां नवाज शरीफ के मुवाफिक नहीं है। जुल्फ जरूर परेशान रही मगर कारकुनान झूमते रहे। जलसागाह में बारिश तो न थी मगर छतरी जरूर नजर आई। माइक भी गोया खलाई मखलूक का था। वो जो पहले हर जलसे में वफा करता था अब बार बार दगा देता रहा। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। नवाज शरीफ को सिर्फ वोट वाली नहीं हर किस्म की पर्ची पर शायद पूरा यकीन है। जब आसिफ किरमानी बार बार पर्चियां देते रहे, एक बार तो पर्ची को गोया नोट समझकर छोड़ना ही भूल गए। नून लीग के जेहलम जलसे में कितने आदमी थे? समा ने मालूमात इकट्ठी कर ली। लीगी क़यादत का दावा है कि 15,000 अफराद शरीक थे। आजाद जराए कहते हैं जलसा नहीं जलसी थी, सिर्फ 4-5 हजार लोग ही आए। नून लीग का जेहलम में पावर शो। नवाज शरीफ मजमा इकट्ठा ना कर सके। लीगी क़यादत का तो दावा है कि जलसा कामयाब रहा। 15,000 लोग नवाज शरीफ की तकरीर सुनने आए। आज़ाद ज़राए नून लीग के दावों की तस्दीक नहीं करते। आज़ाद ज़राए के मुताबिक शुरका की तादाद 4 से 5 हजार रही। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जलसे में 3,500 अफराद ही आए। नवाज शरीफ चंद हजार अफराद के सामने जोशे खिताबत दिखाते रहे। हाजरीन पर प्यार भी बरसाते रहे। पूरा मोहब्बत से मैं आपको कहूँगा, I love you too, I love you too।
मगर लोग उठ उठ कर जाते रहे। बारिश वजह बनी या नवाज शरीफ की घन गरज लोगों को मुतासिर ना कर सकी। शुरका वापस जाने लगे और तकरीर के दौरान ही कुर्सियां उठाई जाने लगी। पाकिस्तान साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि आसिफ जरदारी ने मियां नवाज शरीफ से खुद कहा था कि बीबी जो पीपल्स पार्टी छोड़कर गई उसमें उनकी कबूलियत नहीं है। उन्होंने एंकर नदीम मलिक की बात की तस्दीक की कि आसिफ जरदारी ने उनके सामने बिलाल से कहा कि हमें ख्वाजा आसिफ का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज पीपल्स पार्टी हमारे पास है। वो समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इजहार ख्याल कर रहे थे। मियाँ साहब के मुतालिक जो बातें की हैं तो आसिफ जरदारी साहब ने वो बातें उनको करनी नहीं चाहिए। मैं गवाह हूँ, हल्फन गवाह हूँ, गवाह मौजूद हैं। आसिफ जरदारी साहब ने उस घर में गली खुदाबख्श में, फिर इस्लामाबाद में अपने F8 वाले घर में, बूरबन में मियाँ नवाज शरीफ के घर में बार बार मियाँ साहब को कहा कि ये पीपल्स पार्टी जो बीवी छोड़ दी गई है इसमें मेरी एक्सेप्टेबिलिटी ज़ीरो है। उन्होंने कहा जी कि ये आप ये अनाउंस कर दें कि हमें कोई ऐसा शख्स काबिल कबूल नहीं है जिसके मुशर्रफ के साथ राब्ते। तो आप जरदारी साहब के साथ खड़े हो गए, आपने मखदूम साहब को डंप कर दिया। जी जी। मंसूब एक जुमला पड़ा अखबार में छपा हुआ जिसमें आपने कहा कि जरदारी साहब ने मेरी मौजूदगी में बिलावल को कहा कि अगर ये पार्टी आज हमारे पास है तो आपको हमेशा ख्वाजा आसिफ का एहसानमंद रहना चाहिए। जी, बिलावल को बिठा के कहा। जरदारी साहब ने कहीं नहीं कहा कि सिंध में लोड शेडिंग हो रही है या कराची में लोड शेडिंग। उन्होंने कहा कि मेरे कैप्टिव प्लांट्स हैं वहाँ पे उनके हैं, या बात उन्होंने अनवर मजीद वाले प्लांट उनकी पेमेंट इतनी ओवरड्यू है, आप वो पेमेंट करवाएं और आइंदा बिजली जो है पुराने टैरिफ के ऊपर आप बिजली जो है हमसे पेमेंट्स रिलीज ज़रूर हुई हैं। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। 14 करोड़ मोबाइल सार्फिन पर टैक्स लागू ही नहीं होता। 100 रुपए दिहाड़ी वाले से टैक्स से क्यों काटा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल फोन कार्ड पर टैक्स वसूली का केस। चीफ जस्टिस का दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में टैक्स का तकाबुली जायजा पेश करने का हुक्म। FBI और दीगर सूबों से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। वजीर दाखिला एहसन इकबाल सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। गुज़श्ता रोज ICU से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। 3 से 4 रोज में घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का चेयरमैन PCB नजम सेठी को खत। PSL और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद। PCB को पाक फौज के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। और पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 15 अरकान कौमी और सूबाई असेंबली तहरीक इंसाफ में शामिल होने को तैयार। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 15 अरकान कौमी और सूबाई असेंबली तहरीक इंसाफ में शामिल होने को तैयार हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। जनूबी पंजाब महाज और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले 15 अरकान कौमी और सूबाई असेंबली ने PTI में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। जनूबी पंजाब महाज की क़यादत में अरकान की कल इस्लामाबाद में इमरान खान से मुलाकात होगी। मीर बलख शेर मजारी और खुसरो बख्तियार समेत दीगर साथी इमरान खान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन कहते हैं कि आज का दिन जनूबी पंजाब की अवाम और तहरीक इंसाफ की फतह का दिन है। अब ये सूबा एक हकीकत बनेगा। बहुत ही अच्छा दिन है ये हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और जनूबी पंजाब के लिए। अब उन्होंने फैसला किया है, हमारे साथ मुज़ाकरात चुनाव कामयाब हो गए हैं और इंशाअल्लाह ताला PTI में शामिल होंगे और हम इलेक्शन लड़ेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे और इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब का सूबा जो है वो आखिरकार एक रियलिटी बनेगा। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, इंशाअल्लाह पंजाब में भी, और उसी के ऊपर हमने ये वादा किया है। खान साहब ने अपने 29 तारीख के तारीखी जलसे में इसकी ऐलान भी कर दिया था कि ये इंतजामी बुनियाद पे 3 डिवीजन मुल्तान, भावलपुर और DG खान के ऊपर एक अलग सूबा बनना चाहिए। तब्दीली के दावे कहाँ गए? स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली असद कैसर ने अपने ही बनाए गए कानून की खिलाफ वर्जी कर दी। असद कैसर के अपने स्कूल ने एडवांस फीस वसूल करके कानून की धज्जियां उड़ा दी। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, इस मामले की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं?
जी बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल जो अथॉरिटी है उन्होंने तमाम स्कूलों को ये हिदायत जारी की थी कि वो गर्मियों की एडवांस फीस नहीं लेंगे। जो वो हैं बच्चे हैं 2-3 बहन भाई पहले की फ़ीस जो है मुकम्मल और बाकी को 50% कंसेशन देंगे। इसी तरह गर्मियों की छुट्टियों में जो है वो ट्यूशन फ़ीस में 50% जो है वो छूट देंगे। लेकिन इस पे अमल दरामद कोई स्कूल नहीं कर रहा और 22 स्कूलों की फहरिस्त जारी की गई है जिसमें ना सिर्फ मुल्की लोकल मिशनरी मजहबी बल्कि बैनुल-अक़वामी स्कूल सिस्टम भी शामिल है और इन्हीं में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल सिस्टम भी शामिल है और वो भी जो है एडवांस वो फीसें ले रहे हैं। जबकि यानी अब्दुर्रहमान संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। इसी पर बात करेंगे। वज़ीर तालीम आतिफ खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही साथ ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इसी मामले पर पहले बात कर लेते हैं आतिफ खान साहब से। आतिफ खान साहब, आपके अपने ही बनाए हुए कवानीन पर आपके अपने ही स्पीकर अमल नहीं कर रहे तो बाकी तमाम स्कूलों से अमल दरामद कैसे करवाएंगे आप? देखिए जी, इसमें इंडिविजुअल्स की बात नहीं है, ना कोई एक इदारे की बात है। हमारी हुकूमत को मेरे ख्याल में आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई हुकूमत नहीं बना सकी, बाकी किसी सूबे में नहीं बना सकी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकी और हमारी ही हुकूमत ने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई और उन स्कूल्स के खिलाफ चाहे वो जिसका भी हो, मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि अफराद मैटर नहीं करते, चाहे वो जिसका भी स्कूल है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, अक्रॉस द बोर्ड लिया गया है। उसमें ये मैटर नहीं करता कि चाहे स्पीकर का स्कूल है या मेरा स्कूल है या मिनिस्टर का है, जिसका भी है, जिन्होंने गलत काम किया है वो लिस्ट में आपने देखा होगा कि आतिफ खान साहब, आप कह रहे हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी आपने कायम कर दी लेकिन ये रेगुलेट कर नहीं पा रही। जो अमली तस्वीर हमारे सामने आ रही है वो तो कुछ और ही कह रही है। देखिए, आप कंफर्म कर लें, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने स्टेट बैंक को उनके अकाउंट्स के लिए फ्रीजिंग के लिए खत लिख दिया है कि पहले स्टेप में जो अगर अमल नहीं करते तो उनको पहले उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। तो आप मुझे पूरे पाकिस्तान में बता दें या इस सूबे की तारीख में कभी बता दें कि कभी इस तरह का हुआ हो कि किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्राइवेट स्कूल्स के जो अमल ना कर रहे हो उनके लिए फ्रीजिंग के लिए भेजा हो। लेकिन आतिफ खान साहब, कानून के मुताबिक कोई भी निजी स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात की फीस एक साथ वसूल नहीं कर सकता है, यानी कि एडवांस नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर तो लिया गया ना असद कैसर साहब की जानिब से। तो देखें, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है ना। आप अप्रिशिएट करें, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि अगर उन्होंने लिया है, जिसने भी गलत काम किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, ये नहीं कि उसको माफ किया जा रहा है। लेकिन आतिफ खान साहब, जो एक्शन लिया गया है वो अदालती हुक्म की बिना पर लिया गया है। तो अदालती हुक्म की बिना पे अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हम तो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। ये अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को कि वो किसी को नहीं देख रहे, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे स्पीकर है, चाहे जो भी है। हम अदालत के हुक्म पे और अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी को असर्ट कर रहे हैं। स्कूल अथॉरिटी के पास तो ऑब्वियसली वो तो कानून के अंडर काम करेगी, तो कानून के अंडर पहला स्टेप ये है कि उनके अकाउंट। लेकिन आतिफ खान साहब, अगर ये खुद कर लिया जाता तो यकीन तौर पर ज्यादा बेहतर होता। ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तारिक आफाक साहब, यकीन तौर पर संगीन खिलाफ वर्जी और जैसा कि आतिफ खान साहब कह रहे हैं कि बेशक अदालती हुक्म ही सही लेकिन कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ। देखिए, दो इसमें अगर आप देखें तो दो बातें हैं। एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्याम है, यकीनन एक ऐसा इकदाम है, सूबाई हुकूमत का इकदाम है, अगरचे इसके हिदायत की पेशावर हाई कोर्ट ने। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम देखें कि वही रेगुलेटरी अथॉरिटी जब हरकत में आ गई है और वो तमाम स्कूल जिन्होंने उसी को में से रुगर्दानी कर दी थी और उसमें असद कैसर का स्कूल भी शामिल है और उसका सिस्टम भी शामिल, तो होना तो ये चाहिए था कि स्पीकर जो है ना, जो खुद एक बड़े कानून साज ईवान वो इस वक्त निगहबान है, तो वो तो अपनी मिसाल खुद कायम कर लेता। वही मिसाल जो ना दूसरे के लिए फिर आगे जाके एक मिसाल बन जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी के अहकाम को पसीपोश डाला है, बल्कि उन्होंने जो अदालती अहकाम है उनकी भी तहकीर की है और उसके बावजूद उन्होंने बच्चों से 3 माह की फीस वसूल करने के लिए बाकायदा उनके वालिदैन को आगाह किया है कि वो 3 महीने की जो फीस है वो जमा करा दें। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्याम तो यकीनन ऐसा इक़दाम में तो कोई शक नहीं है। देखिए, तो ये होगा कि प्राइवेट स्कूल थे, उनकी मनमानियों का भी आपने देख लिया है कि उन्होंने खत लिखा है उसको स्टेट बैंकों के इन लोगों के अकाउंट से उनको मुंजमद कर दिया जाए।
तो जब इनके अकाउंट से मुंजमद कर दिया जाएगा तो यकीनन उनको जो ना फिर ये होगी अहकामात पर अमल दरामद करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन बात तो यहाँ पे ये आती है कि मिसाल अगर इस तरह से कायम कर दी जाती कि पहले ही कार्रवाई हो जाती। आतिफ खान साहब, अब आपने एक अच्छी बात की है कि अदालती हुक्म के बाद अब कार्रवाई हो रही है, तो अब आप ये बताइएगा कि इस कार्रवाई को मजीद आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, कैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे आप? देखिए, एग्जाम्पल तो ये सेट हो गई है कि अगर फर्ज करें कि जो भी है, चाहे मिनिस्टर्स हैं चाहे स्पीकर्स हैं, और उनके स्कूलों को उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, तो इससे तो मेरे ख्याल में बड़ी मिसाल आप क्या देखेंगे कि हुकूमत किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर रही। ये नहीं कि एक स्कूल को कर रही है दूसरे को नहीं कर रही, सारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और दूसरी बात यह है कि पहला स्टेप ये है कि उनके अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा। ठीक है, उनके अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आतिफ खान साहब, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा तारिक आफाक भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 20,498 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया। 4,834 पोलिंग स्टेशन की बैरूनी दीवार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इजलास में इंतजाम के हवाले से क्या क्या चीजें सामने आई, इसी पर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ है जिसमें मुल्क भर में जो पोलिंग स्टेशन है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी तफसीली जायजा लिया गया है। जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उस मुताबिक मुल्क भर में 20,498 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। पंजाब में पोलिंग स्टेशन की तादाद 5,000 से ज्यादा है, जबकि सिंध में हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 5,000 से ज्यादा बताई गई है। केपीके में 7,000, जबकि बलूचिस्तान में 1,768 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए। इस इजलास में आज DROs और ROs की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के हवाले से भी तफसीली बातचीत हुई है और इस चीज को लागू करार दिया गया है कि सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो दी जाए और इंतखाबी अमले को मुकम्मल तौर पर। ठीक है अब्बास शबीर, आपने तफसीलात दी, आपका शुक्रिया। अब आपको ये बताएं कि सफेद हाथी PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव का तकर्रुर भी खिलाफ ज़ाब्ता निकला है। मुशर्रफ रसूल को 5 लाख की बजाय 20 लाख रुपए तनख्वाह दी गई है। इंटरव्यू भी कवायद के मुताबिक नहीं किया गया, ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे फखरुर रहमान से। फखर, PI से मुतालिक कोई भी अच्छी खबर सामने नहीं आती। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मुशर्रफ रसूल सयाल, इनकी तकर्री भी गैर कानूनी और कवायद ज़वाबित के बिल्कुल खिलाफ की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस में, लेकिन ये उस पर नहीं थे। 5 लाख की बजाय 20 लाख की तनख्वाह इनको दी गई, और जो मराहत इनके लिए दी गई थी उसका भी इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। और ये सब कुछ वज़ीर आज़म के मशीर बराए हवाबाजी मेहताब अब्बासी जो हैं उनकी जानिब से किया गया, और इनकी जो तकर्री की गई थी उसमें भी इनको फेवर दी गई। और अब जो गवर्नमेंट का ऑडिट डिपार्टमेंट है उन्होंने इसकी तकर्री को गैर कानूनी और कवायद ज़ाबित के खिलाफ करार दे दिया, और न सिर्फ तहकीकात का बल्कि एक्शन की भी अहकामात जो हैं वो रिपोर्ट में जारी किए गए हैं। और जो अदायगी इनको की गई है पैसों की, ठीक है, उन्हें बरतरफ करके तहकीकात की सिफारिश कर दी गई। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया फखर। बड़ी खबर आपको दे, रुकनियत मअतल, सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की सेनेट रुकनियत मअतल कर दी है। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की सेनेट रुकनियत मअतल कर दी है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा क्या फैसला सामने आया? आज बिल्कुल रमीज, इसहाक डार की अहलियत से मुतल्लिक केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इसहाक डार कहाँ पर है। उन्हें आज जाती हैसियत में तलब किया गया था, जिस पर उनके अटॉर्नी पेश हुए नसीर भुट्टा। उन्होंने बताया कि इसहाक डार के वकील भी बैरून मुल्क हैं और इसहाक डार की मेडिकल रिपोर्ट पेश हुई है जिसके मुताबिक वो सफर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सब्र कर लेते हैं, कब तक इसहाक डार ठीक होकर वतन वापस आ जाएंगे, कोई तो तारीख होगी जब वो ठीक होंगे, वो उनकी आने पर ही हम इस केस को चलाएंगे। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एक ना एक दिन को इसहाक डार को वतन वापस आना ही है। यकीन तौर पर बड़ी डेवलपमेंट है जुल्करनैन, आप हमें बता रहे हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, यकीनी तौर पर एक बड़ी खबर है, मफरूज शख्स इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता, ये दरख्वास्त की गई थी। जी फिलहाल तो उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल की गई है, यानी इस दौरान उनकी जो अगर कोई मराहत या तनख्वाहें हैं तो वो रुक जाएंगी, और वो उनका नाम जो है वो बतौर रुकन वहाँ पे पुकारा भी नहीं जाएगा। लेकिन असल चीज ये है कि जो मुकदमा है उनका, उसकी कार्रवाई भी अभी नहीं आगे चलेगी, और वो उसी वक्त चलेगी जबकि इसहाक डार जो है वो वतन वापस आएंगे। फिलहाल तो उनको ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया था, और ट्रिब्यूनल ने ये कह दिया था कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, अभी फैसला होना है सुप्रीम कोर्ट में,
और सुप्रीम कोर्ट उनकी आमद के बाद ही इस मामले को टेकअप करेगी। ठीक है, बेहद शुक्रिया खालिद अजीम साहब, इस अहम मामले पर आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।